बिना जाने पहचाने आकर बात करना, हंसना, ये सब क्या हो रहा है? मौनी ने गुस्से से कहा। सुमित बोला, ओह छोड़ो भी ये सब। मौनी बोली, मैंने छोड़ दिया पर वो लोग तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना? सुमित बोला, देखो मौनी, बहुत से जानने वाले ऐसे ही आकर बात करते हैं, इसलिए तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो कैसे चलेगा? मौनी बोली, वही तो, वो तुम्हें कैसे जानते हैं, यही मेरी समस्या है। सुमित बोला, अरे कैसे जानेंगे, तुम्हें इतना शक क्यों होता है? मौनी बोली, आप जो काम करते हैं उस पर मेरा इतना शक होना स्वाभाविक है। राम बाबू, अब ये बकवास बंद करो और पहले खा लो, ऑर्डर आ गया है, सुमित ने कहा और दोनों को प्लेट में परोसा। इसके बाद दोनों चुपचाप खाना खाकर वहाँ से वापस लौट जाते हैं। घर आने के बाद मौनी सारे बैग्स कमरे में ले जा रही थी, तभी सुमित ने उसे मौनी कहकर बुलाया। क्या है राम बाबू? ये लो कहते हुए सुमित ने मौनी के हाथ में एक बॉक्स दिया। ये क्या है? सुमित बोला, देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए कहते हुए उसने कवर खोला और उसमें से मोबाइल का डब्बा निकाला और कहा, फ़ोन राम बाबू? हाँ धन्यवाद राम बाबू, दरअसल मैंने बहुत दिनों से फ़ोन नहीं चलाया है। सुमित बोला, इसलिए मैंने लिया, तुम्हें फ़ोन करना भी होता है तो मुझे दिक्कत होती है। ठीक है राम बाबू, ये आप ही सेट करके दे दीजिए, मैं अपने सारे कपड़े वगैरह ठीक करके आती हूँ। कहते हुए मौनी ने मोबाइल सुमित के हाथ में दिया और कमरे में चली गई। सुमित ने उस फ़ोन में नया सिम कार्ड डाला और सब कुछ सेट करके मौनी के आने के बाद फ़ोन उसके हाथ में दे दिया। फ़ोन देखकर उसने फिर से धन्यवाद कहा और रसोई में जाकर दूध गर्म करने लगी। सुमित कमरे में जाकर फ्रेश होकर बिस्तर पर बैठ गया। मौनी दूध लेकर आई और सुमित को देकर बिस्तर के दूसरी तरफ जाकर लेट गई। शायद होकर सिर्फ दूध ही हर रोज। सुमित ने कहा, नहीं तो क्या बूस्ट या हॉर्लिक्स मिलाकर दूँ? मौनी सुमित की ओर मुड़कर बोली, ओए वो सब मेरे लिए नहीं है, हमारे होने वाले बच्चों के लिए रख देना। सुमित के ऐसा कहते ही मौनी उठकर बैठ गई और बोली, सुनिए राम बाबू, मुझे एक संदेह है। क्या? सुमित ने दूध का गिलास मुंह में लगाते हुए कहा, मतलब अगर कल को तुम्हारी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड अपनी गोद में एक बच्चा लेकर आए और कहे, सुमित ये हमारा बच्चा है लो। उसने आंखें बड़ी करके कहा। सुमित दूध पी रहा था। अचानक ये बात सुनकर वह खांसने लगा और बोला, क्या? उसने दूध का गिलास बगल में रख दिया। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? मौनी ने कहा, अपना सिर तकिए पर रखकर सुमित की ओर देखते हुए। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुमित ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्यों? ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही इंतजाम कर रहा हूँ। मतलब? मौनी ने कहा, अरे तुम्हें कैसे बताऊँ? सुमित ने कहा, बताइए, मुँह से बताइए। मुँह से बताने की बात तो हमें भी पता है। उसने कहा, लेकिन मैं किसके साथ मिलकर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, ये बताओ। मौनी ने गुस्से से सुमित की ओर देखा और कहा, शर्म नहीं आती आपको? अरे तुमने ही तो कहा था बताओ बताओ, अब बता दिया तो कहते हो शर्म नहीं। मौनी बोली, असल में ऐसा करने की क्या वजह थी? सुमित बोला, वजह ये थी कि सुमित मौनी के पास आकर उसे पीछे धकेलते हुए उस पर झुक गया। उस वक्त मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। मेरा दिल, दिमाग और पूरा शरीर मेरे वश में नहीं था। मैं क्या करता? उस हालत में मेरे लिए यही दवा थी और ये सिलसिला चलता रहा। मौनी बोली, आपको इतना बेकाबू होने के लिए किसने कहा था राम बाबू? तुम्ही ने तो किया था। आप मेरा नाम मत लीजिए सब कुछ करने के बाद। सुमित बोला, अरे जब मुझे लगा कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं मानसिक रूप से टूट गया और शादी, परिवार सब छोड़कर बस अपनी भावनाओं को पूरा करने में लग गया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि जिसे मैंने चाहा, जिससे प्यार किया, जिसकी पूजा की, वही मेरी पत्नी बनकर आएगी। अगर ऐसा सोचा होता तो क्या तुम मुझसे दूर होती? इसलिए मैंने फिर कभी किसी और को उस नज़र से नहीं देखा। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। मेरा शरीर भले ही किसी और ने छुआ हो, लेकिन मेरे मन को नहीं। उसमें मैंने किसी को आने नहीं दिया और ना ही कोई आएगा। जब तक मेरी जान है उसमें सिर्फ तुम रहोगी। सुमित ने मौनी की आंखों में देखते हुए कहा,
मौनी बोली, मुझसे प्यार करके आप किसी और लड़की को कैसे छू सकते हैं राम बाबू? सुमित बोला, तुम्हें भूलने के लिए। मौनी उसे देखती रही। सच में तुम्हें भूलने के लिए मुझे वही सबसे बड़ी दवा लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करता? मौनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे भूलने के लिए आप किसी और औरत के पास जाएंगे? पहली बार उसका दर्द साफ झलक रहा था। ये कहते हुए उसने सुमित के गाल पर थप्पड़ मारा और रोने लगी। मार खाने के बाद भी सुमित चुप रहा और जब मौनी ने मारना बंद कर दिया और रोती रही तो सुमित पूरी तरह से उस पर झुक गया और उसे गले लगाते हुए धीरे से कहा, प्लीज मौनी मत रो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम उठो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मौनी बोली, तुम मुझे छोड़ दो। मौनी सुमित के आलिंगन से छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसे धक्का दे रही थी। सुमित बोला, मौनी तुम्हें चोट लगेगी, थोड़ा रुको। मौनी को मनाते हुए वह करवट लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सुमित अभी भी हिचकी और रो रही मौनी को देखकर वह उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, ओए मत रो, इधर देखो। और उसका चेहरा पकड़कर अपनी ओर मोड़ लेती है। फिर भी मौनी सुने बिना सुमित के हाथ को झटक देती है और उसकी ओर नहीं देखती। सुमित बोला, ओए अब तुम जितना भी रो लो, मैं समय को वापस नहीं मोड़ सकता। मैं अपने जीवन में जो हुआ उसे नहीं बदल सकता। वैसे भी मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी आंखों के सामने भी आओगी, लेकिन देखो तुम कितनी करीब आ गई हो। तुमसे शादी करने के बाद मैंने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, चाहे तुम मानो या ना मानो, ये सच है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, जैसा तुमने कहा था, मैं घर में अपनी पत्नी के होते हुए किसी और औरत के साथ नहीं घूम सकता। और तो और जिससे मैंने प्यार किया वही मेरी पत्नी है, तो अब मुझे किसी और की क्या जरूरत है? सुमित ने मौनी की नाक पकड़कर खींची। ये सब बातें करना आसान है, सब यही कहते हैं। मौनी हिचकी लेते हुए बोली, हाँ हाँ, कितनी जलन है तुम्हें। ये कहते हुए सुमित ने पास रखा पानी का गिलास उठाया, मौनी को बिठाया और उसे कुछ घूंट पानी पिलाया। पानी पीने के बाद भी उसकी हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। ओए इधर देखो। सुमित ने मौनी का चेहरा अपनी तरफ किया और अचानक उसके होठों पर किस किया। मौनी सदमे से आंखें बड़ी करके बिना हिले डुले वहीं रह गई। सुमित ने मौनी को देखा। ये क्या हुआ? ये जिंदा है या मर गई? ये कहते हुए उसने उसके होठों को छोड़ा और उसे हिलाया। तब मौनी ने सुमित की तरफ देखा और कहा, ये क्या किया तुमने? और दोनों हाथों से सुमित को मारने लगी। ए रुको, क्या कर रही हो? पागल हो क्या? थोड़ा रुको। ये कहते हुए सुमित ने मौनी के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, तुम्हें आजकल मुझे काबू में करने की कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई है क्या? और मौनी को जहाँ तहाँ चुटकियाँ काटने लगा। आ मौनी चिल्लाई और इधर उधर मुड़ते हुए जोर जोर से रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो राम बाबू। अगर फिर से हाथ उठाया तो ये कहते हुए सुमित ने उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया और थोड़ा पीछे झुक गया। मौनी भी उसके साथ ही झुक गई और हाँफते हुए उसे देखने लगी। सुमित ने मुस्कुराते हुए आंख मारी। ये देखकर मौनी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अगर फिर से ऐसा किया तो मुंह तोड़ दूंगा, पागल कहीं की। इधर देखो। ये कहते हुए सुमित ने उसके गाल पकड़े और उसका मुंह अपनी तरफ घुमाया और बोला, शादी के बाद भी मैं दूसरी औरतों के साथ घूमूंगा। ये जो तुम्हें शक है इसे निकाल दो। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में जो चाहा वो किया, लेकिन अब तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। मौनी बोली, जाओ। सुमित बोला, अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा साफ तरीके से क्या कह सकता हूँ? तुम मेरे बारे में जो चाहे सोचो। मुझे जो कहना था कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी मौनी, तुम्हारी पसंद के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी बातें मानता हूँ। हमारी शादी से पहले मैं निश्चित रूप से प्ले बॉय था, लेकिन अब नहीं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं श्री रामचंद्र हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरी जो आदतें थी वो सब मैंने छोड़ दी है। जब तुम अपनी मर्जी से अपने प्यार से मेरे पास आओगी तभी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ठीक है? अपने सारे विचार छोड़ दो और आराम से सो जाओ। बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर सुमित ने लाइट बंद कर दी।
और उसे अपने सीने पर सुला लिया और थपथपाने लगा। मौनी उसकी धड़कन सुनते हुए, कुछ सोचते हुए आंखें मूंद कर सो गई और सुमित को कसकर पकड़ लिया। उसके सो जाने के बाद सुमित ने कंबल उठाया और वो भी सो गया। एक और दिन सूर्य अपनी रोशनी फैलाते हुए अपनी ड्यूटी पर चढ़ गया और लोग भी अपने अपने कामों में लग गए। सुबह जब मौनी उठी तो देखा कि वो अभी भी सुमित की बाहों में है। मौनी धीरे से सुमित के ऊपर से उठने लगी। कहाँ जा रही हो? सुमित ने कहा और मौनी को फिर से अपनी तरफ खींच लिया। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे फ्रेश होकर आपके लिए नाश्ता बनाना है, ये सब नौकर करते हैं। तुम चिंता मत करो, वैसे भी दोपहर का खाना तो तुम ही बनाती हो ना। थोड़ी देर और रुको, सुमित ने कहा और फिर मौनी से लिपट कर सो गया। थोड़ी देर बाद मौनी बोली, राम बाबू टाइम देखिए, अब तो छोड़ दीजिए। छोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए? क्या दोगी? क्या दूँ? एक किस देकर जाओ। क्या? नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। ओह राम बाबू छोड़ दीजिए प्लीज। मौनी ने रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहा। तो किस करो तभी छोड़ूंगा। ठीक है तो आंखें बंद कीजिए, मौनी ने धीरे से कहा। ठीक है तो दो। सुमित ने आंखें बंद कर ली। मौनी धीरे धीरे सुमित के पास गई और उसके गाल पर किस किया। जैसे ही वो वहाँ थी, सुमित ने आंखें खोल दी और गंभीरता से कहा, ये क्या है? आपने ही तो किस करने को कहा था, मैंने कर दिया। मौनी ने आंखें झपकाते हुए कहा। सुमित बोला, पति को ऐसे किस नहीं करते मूर्ख कहीं की। जैसे छोटे बच्चे को करते हो वैसे कर रही हो। हाँ मुझे नहीं पता, आपने कहा मैंने कर दिया बस। सुमित बोला, क्या हुआ? क्या बात है? अगर ठीक से दोगी तो ही छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। नहीं नहीं मैंने दे दिया, अब आप छोड़ दीजिए। क्या तुम दोगी या मैं दूँ? बताओ, अगर मैं दूंगा तो 1 घंटे तक नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं देती हूँ। ये कहते हुए मौनी कांपते हाथों से सुमित के होठों पर अपने होठ रख दिए। जब वो आगे नहीं बढ़ी तो सुमित उसके साथ डीप किस करने लगा। उसके दोनों होठों को चूसते हुए बोला, वाह कितने पैक लगाए, पर इतना नशा नहीं हुआ मौनी। और बहुत ही रोमांटिक तरीके से मौनी की आंखों में देखते हुए अपने हाथों से उसके होठों को सहलाने लगा। मौनी भी उस किस्से में मदहोश हो गई और सुमित की आंखों में शर्मा कर देखने लगी और तेजी से वहां से बाथरूम में चली गई। उसे देखकर सुमित हंसने लगा और पास रखे तकिए को पकड़कर गले लगाते हुए बोला, और कितने दिन शर्माओगी? इधर विशाल के ऑफिस में तेजा क्या हुआ? मैंने जो जानकारी मांगी थी पता चली? उसने गंभीरता से पूछा। तेजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ सर, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। क्या मैं बताऊँ? विशाल पैर पर पैर रखकर तेजा की बात सुनने के लिए तैयार होकर बोला, हाँ बताओ। तेजा ने सुमित के बारे में, सुमित के परिवार के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताया और यह भी बताया कि मौनी के कॉलेज में सुमित उससे प्यार करता था। उसके बाद उनके पिताजी हमारे ऑफिस भी आए थे मौनी मैडम के लिए सुमित का रिश्ता लेकर, लेकिन बड़े सर ने उस समय बताया था कि मौनी मैडम की शादी आपसे तय हो गई है ना? उन्होंने भी यही समझा और सुमित को बताया कि मौनी मैडम की शादी पहले से ही तय हो चुकी है और तभी से वह शराब पीने लगा और लड़कियों, गर्लफ्रेंड और पब आदि में घूमने लगा सर। मौनी मैडम और उनके पति एक दूसरे को उनकी शादी तक नहीं जानते थे। मौनी मैडम ही दुल्हन है, ये बात उनके पति को नहीं पता थी सर। तेजा ने सुमित के बारे में सारी जानकारी विशाल को बता दी। विशाल अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए, ये कोई बहुत बड़े श्री रामचंद्र नहीं है। अगर ऐसी बात है तो दोनों को आसानी से अलग किया जा सकता है। उसके बाद उसे लाकर अपने पैरों में गिरा दूंगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। तेजा मन में, क्या बीवी बच्चों को अलग करेगा पापी? इतने पाप करेगा कि तड़प तड़प कर मरेगा कमीने। ऊपर से हंसते हुए विशाल को मन ही मन गालियाँ दे रहा था। कैसे भी करके पहले मुझे उससे मिलना होगा। अगर ये काम हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है, उसने कहा। उसी समय उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और बड़ी मधुरता से कहा, हाय सहाना। सहाना ने पूछा, हाय विशाल, कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ बेबी।
कोई काम था? नहीं, बस ऐसे ही तुमसे मिलने का मन हुआ। तुम्हारा ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद बताना, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है सहाना, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है विशाल बाबू। सहाना ने फ़ोन रख दिया। कॉल कटने के बाद विशाल फ़ोन में सहाना की फ़ोटो देखकर मुस्कुरा रहा था। यह देखकर तेजा सोच रहा था, शादी के लिए तैयार होकर फिर से शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ने में शर्म नहीं आती। कीड़े पड़ेंगे तुझे, बर्बाद हो जाएगा। विशाल ने तेजा को वहां देखकर कहा, अभी भी यहीं खड़े होकर क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, तुम्हारे साथ रहकर मेरी मौत ही लिखी है। यहीं रहूं तो कहते हो क्यों खड़ा है? चला जाओ तो कहते हो किसने जाने को कहा? बेचारा तेजा यह सोचकर बाहर चला गया। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और विशाल सोच रहा था कि मौनी से कैसे मिले। सुमित और मौनी के बीच भी थोड़ी नज़दीकियाँ आ गई थी, लेकिन अभी तक वे एक नहीं हुए थे। उस रात मौनी पानी की बोतल लेकर आई और टेबल पर रखकर गुड नाइट राम बाबू कहकर बेड पर लेट गई। सुमित भी लेट गया और मौनी को देखते हुए बोला, मौनी, कितने प्यार से बुलाया, आवाज़ में कुछ गड़बड़ है क्या? मौनी ने पीछे मुड़कर सुमित की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है राम जी? सुमित बोला, अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं हुआ तुम्हें? रोज सिकुड़ कर सो जाती हो, थोड़ा मेरे पास भी आ सकती हो। उसने मौनी के कंधे पर नाखून से खरोचते हुए पूछा। पहले वो हाथ हटाइए। सुमित के हाथ पर एक थप्पड़ मारते हुए मौनी ने कहा, पास आने में थोड़ा वक्त लगेगा राम बाबू। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? हमारी शादी को 5 महीने हो गए हैं और अभी तक तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं हुआ। वो तो आपने ही खो दिया। अब मैं क्या करूँ? ठीक है बताओ। सुमित ने बात को खींचा। किसी दिन बताऊंगी, अब सो जाइए। पाप लगेगा तुम्हें मौनी, पति को ऐसे भूखा रखोगी तो। सुमित ने कहा, कम से कम अपनी साड़ी तो बदला करो। रात को भी वही पहनकर सोती हो। मुझे कुछ कुछ दिखता है, आधी रात को नींद नहीं आती। थोड़ा समझो मुझे। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता मौनी? अरे, इतनी सुंदरता बगल में रखकर नींद कैसे आएगी बताओ? फिर कुछ करूँगा तो रो रो कर मर जाओगी, इसलिए चुप हूँ। लेकिन तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे बेचैन कर रही है, ये मुझे बहुत उत्तेजित कर रही है। ये कहते हुए उसने मौनी के कमर पर से साड़ी का पल्लू हटाकर नेबल पर हाथ फेरा। सुमित के स्पर्श से मौनी ने आंखें कसकर बंद कर ली और सुमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर तुम्हारा ये हाल है तो मेरा क्या होगा बताओ? सुमित ने मौनी के कान में फुसफुसाया। मौनी ने आंखें खोली और सुमित को पीछे धकेलते हुए कहा, आपको जो हाल है रहने दीजिए, लेकिन अब सो जाइए। और फिर से दूसरी तरफ मुड़कर सो गई। हाय, क्यों मुझे इतना तड़पा रही हो? सुमित उठकर बैठ गया और अपने बालों को नोचने लगा। क्यों राम बाबू, इतना क्यों सता रहे हो? हर चीज का एक समय होता है ना, और कब आएगा वो समय? जब मेरा मन करेगा तब होगा। ठीक है। मौनी हंसते हुए सो गई। हाँ, इसके बगल में सोने से खुद पर काबू रखना मुश्किल है। सुमित उठा और सोफे पर बैठ गया। ऑफिस का कुछ काम था तो लैपटॉप निकालकर काम करने लगा। इतने शांत कैसे हैं? मौनी ने पीछे मुड़कर देखा तो सुमित बिस्तर पर नहीं था। यह देखकर वह उठ गई। सुमित को काम करते देखकर बेचारे मेरे पति कितनी मेहनत कर रहे हैं, यह सोचते हुए मौनी सुमित को देखती हुई सो गई। सुबह 8 बजे तक सुमित के न उठने पर मौनी उसे जगाने आई और बोली, ये क्या, अभी तक सो रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? राम बाबू उठो, आज ऑफिस नहीं जाओगे? सुमित बोला, संडे है, मैं घर पर भी नहीं रह सकता। सुमित ने नींद भरी आवाज में कहा, ओह, आज संडे है, मैं भूल गई। यह सोचकर मौनी फिर अपने काम में लग गई। सुमित आराम से 11 बजे उठा, फ्रेश हुआ और नीचे आया। हॉल में मौनी को न देखकर वह रसोई में गया और देखा कि वह खाना बना रही है। उसने पीछे से जाकर उसे गले लगाया और पूछा, क्या कर रही हो? सुमित के अचानक आने से मौनी थोड़ी घबरा गई और पीछे मुड़कर सुमित को देखा। बिरयानी राम जी, ओह, क्या बात है, कुछ खास है? कुछ नहीं, माँ, पापा और लोहित यहाँ आ रहे हैं, इसलिए लंच बना रही हूँ, मौनी ने कहा। तो सुमित बोला, क्या तुमने उन्हें बुलाया है? नहीं, मैंने तो सिर्फ कॉफ़ी मांगी है, सुमित ने कहा और उसके कंधे पर अपने होठों से स्पर्श किया। मौनी बोली, मैं लाती हूँ।
लेकिन राम जी, यहाँ ऐसी हरकतें मत करो। सुमित बोला, तो क्या बेडरूम में करूँ? वहाँ तो तुम आने नहीं देती। तुम्हारी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। आपको हर वक्त यही सोचता है। अब चलिए यहाँ से। मौनी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अगर आप यहीं रहेंगे तो मैं कॉफ़ी कैसे बनाऊँगी? राम बाबू, जाइए यहाँ से। मौनी ने सुमित का हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर कर दिया। ओए, ये गलत बात है। कोई गलत बात नहीं है, आप वहाँ बैठिए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ, मौनी ने कहा। सुमित जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना फ़ोन देखने लगा। उसमें लास्या के मिस्ड कॉल्स थे, लेकिन सुमित ने उन्हें वापस कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा और उन कॉल्स को अनदेखा कर दिया। मौनी कॉफ़ी का कप लेकर आई और सुमित को दिया। कॉफ़ी की चुस्की लेकर सुमित बोला, इसमें चीनी नहीं है। मौनी बोली, मैंने डाली है राम जी। सुमित बोला, अरे तुम भी देख लो अगर चाहिए तो। मौनी बोली, ये लीजिए, आप ऐसे बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए। बचपन से ऐसी चीज़ें फिल्मों में देखकर मैं उब गई हूँ, इसलिए आप भी दोबारा ऐसा नहीं करोगे। सुमित बोला, अरे पति थोड़ा रोमांटिक मूड में है तो क्या उसकी बात नहीं माननी चाहिए? मौनी बोली, हाँ, आपको 24 घंटे बस यही सोचता है। अगर मैं 24 घंटे इसी मूड में रहता तो हम कब के एक हो गए होते। हे राम, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? मौनी ने सुमित को 2 थप्पड़ मारे। तुम्हें फिर से गुस्सा आ रहा है? आप ऐसी बातें करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। मैं कुछ भी करूँगा अगर तुम मुझ पर हाथ उठाओगी तो। मौनी बोली, करो तो क्या होगा? तुम जरूर गर्भवती हो जाओगी, सुमित ने धीरे से हंसते हुए कहा। यह सुनकर मौनी को शर्म आ गई, लेकिन उसने गुस्सा दिखाते हुए सुमित की ओर देखा। क्या देख रही हो? सुमित ने कॉफ़ी का कप रखते हुए कहा। अगर मैंने हाथ उठाया तो तुम्हें जरूर उल्टियाँ होगी। ओह अच्छा, तो इससे पहले कितनों को हुई थी उल्टियाँ? मैं किसी को मौका क्यों दूँ? मैं सिर्फ अपनी बच्चों की माँ को ही ऐसा मौका दूंगा। सच में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है राम बाबू? मौनी यह कहकर रसोई में चली गई। तभी मानसा, श्रीकांत जी और लोहित घर में आ गए। सुमित उन्हें देखकर भी चुप रहा। मानसा जी अपने बेटे के पास आकर पूछती है, कैसे हो बेटा? सुमित सिर्फ हूँ कहता है। मानसा कहती है, क्या बात है, अभी भी हमसे बात नहीं करेगा? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? उन्होंने कहा, किसी तरह हूँ, लेकिन मौनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी मौनी किचन से आती है और पूछती है, आप लोग कैसे हैं? हम सब ठीक है बहू, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। यह कहकर वो पानी ले आती है और सबको देती है। हमारा हिटलर आपको अच्छे से रख रहा है ना भाभी? लोहित पूछता है। सुमित बोला, आज तो तू पक्का मेरे हाथों से पिटेगा, बता रहा हूँ। लोहित बोला, अरे मैंने क्या पूछा भैया? मैंने तो बस पूछा कि तुम उसे अच्छे से रख रहे हो या नहीं। इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मानसा बोली, बहस बंद करो तुम दोनों, और मौनी से कहती है, ओ मौनी, यहाँ बैठो। मौनी बोली, लंच का समय हो गया है, चलो सब लोग खाना खाते हैं और बातें करते हैं। मौनी सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। सबके बैठने के बाद वह खुद बनाई हुई बिरयानी और करी परोसती है और आखिर में अपने लिए भी परोस कर सुमित के बगल में बैठ जाती है। लोहित पहले चक्कर कहता है, वाह भाभी, बहुत स्वादिष्ट है। पता है भैया, तुम्हें रोज इतना अच्छा खाना मिलता है। अगर तुम्हारी भाभी नहीं बनाएगी तो मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ, अगर हमारी भाभी नहीं बनाएगी तो और कौन बना कर देगा तुम्हें? सुमित बोला, अपनी बकवास और अपनी भाभी की चापलूसी बंद करके खाना खाओ पहले। लोहित बोला, तुम्हें जलन हो रही है इसलिए ऐसा कह रहे हो? और फिर से बिरयानी खाने में लग गया। इसके बाद सब लोग खा पीकर हॉल में बैठ गए। सुमित वहीं बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मौनी सास ससुर और लोहित के साथ बैठकर बातें कर रही थी। कैसी हो मौनी? अब सुमित अच्छे से ख्याल रख रहा है ना तुम्हारा? वो ठीक से रहता है ना? मानसा ने अपने बेटे के बारे में पूछा। मौनी बोली, राम जी ठीक है, वह बाहर भी कहीं नहीं जाते और मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। यह सब तुम्हारी वजह से है मौनी। तुम्हारे आने के बाद ही उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, वरना वह पहले तो आवारागर्दी करता रहता था, लेकिन अब वह फिर से पहले जैसा हो गया है। यह देखकर बहुत खुशी होती है बेटी। तुम दोनों ऐसे ही
हमेशा खुश रहो, बच्चे हो, उन्होंने कहा। मौनी धीरे से मुस्कुराई और जी कहा। जब वे बातें कर रहे थे तभी लोहित धीरे से आकर अपने भाई के बगल में बैठ गया। सुमित अपना काम करते हुए बोला, क्या बात है? पता चला कि वह विशाल तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा है। भैया पता नहीं वह क्या करना चाहता है। लोहित ने कहा, करने दो जो करना है, वह कोई भी हो, जब तक वह हमसे दूर है तब तक ठीक है। एक बार वह हमारे सामने आया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर हमारा नाम सुनकर डर जाएगा। रोहित बोला, यह भी पता चला कि उसकी शादी हो गई है भैया, लेकिन फिर भी वह भाभी में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? उसका बुरा समय आ गया है। जब तक वह मुझसे और मेरे परिवार से दूर है तब तक ठीक है। अगर उसने हिम्मत दिखाई तो मैं उसे पताल में गाड़ दूंगा। सुमित ने गुस्से से कहा और अपना काम जारी रखा। हाँ, फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए भैया। उसकी हरकतों पर नज़र रखो। वह भाभी से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, लोहित ने कहा। सुमित बोला, हाँ ठीक है। क्या बात है, तुम दोनों इतनी चुपके से क्या बातें कर रहे हो? मानसा जी ने अपने दोनों बेटों को देखकर कहा। कुछ नहीं मम्मी, मैं भैया से ऑफिस के बारे में बात कर रहा था। श्रीकांत जी भी अपने दोनों बेटों को ध्यान से देख रहे थे। मानसा जी बोली, रे सुमित, शादी के बाद से तुम लोगों को मंदिर नहीं ले गई हो। कल सुबह जल्दी तैयार होकर घर आ जाना। वहाँ से सब मिलकर मंदिर चलेंगे और मौनी को कल मेरे पास छोड़ जाना। फिर तुम शाम को ऑफिस से आते वक्त ले जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी, सुमित ने कहा। तभी नौकरानी मौनी द्वारा बनाए गए मिठाई के कटोरे लेकर आई और सबको परोसा। बहुत अच्छा बनाया है मौनी। मानसा जी ने मिठाई चखकर कहा, धन्यवाद आंटी। राम बाबू आप भी लीजिए, मौनी ने कहा। सुमित बोला, मैं बाद में खाऊंगा, तुम लोग खाओ। मानसा बोली, राम। मौनी बोली, हाँ आंटी, मुझे ऐसे ही आदत हो गई है। हाँ हाँ, सुमित की नानी भी उसे राम ही कहती है मौनी। मौनी बोली, अच्छा आंटी, हाँ अब तुम भी उसे उसी नाम से बुला रही हो। श्रीकांत जी ने धीरे से कहा, हाँ इसे राम ही कहना चाहिए, ये करता भी तो कृष्ण के जैसे काम है। मानसा जी ने कहा, क्या कहा? क्योंकि उसे अपने पति की बात सुनाई नहीं दी। श्रीकांत जी बोले, मैंने तुम्हें या तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं कहा, लेकिन सुमित को अपने पिता की बातें सुनाई दे गई और वह काम करते हुए उन्हें गुस्से से देखने लगा। मानसा बोली, अब हम चलते हैं मौनी, आज यहीं रुक जाओ ना आंटी। नहीं, तुम कल हमारे घर आना बेटी। यह कहकर श्रीकांत जी, मानसा जी और लोहित चले गए। उनके जाने के बाद सुमित और मौनी अपने कमरे में आ गए। क्या बात है, तुम अपनी सास को यहीं रुकने का बोल रही थी? सुमित बिस्तर पर बैठते हुए बोला। तो मैं क्या करती, मुझे अकेले में बोर होता है राम जी, क्या करूँ? तुम्हें बोर न हो ऐसा एक काम बताओ मौनी। क्या राम जी, इधर आओ, उसने कहा। मौनी आकर सुमित के बगल में बैठ गई। तो बात यह है कि हमारे बच्चे हो गए हैं समझो, फिर तुम्हें उनकी देखभाल में पता ही नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत गया। इसलिए अगर तुम मुझे अपने करीब आने दोगी तो हमारे बच्चे जल्दी हो जाएंगे, है ना? सुमित ने प्यार से कहा और मौनी को अपने करीब खींच लिया। सुमित के कहने के तरीके पर मौनी को भी हंसी आ गई और फिर बच्चों के बारे में सोचकर भी बहुत अच्छा लगा। मौनी शर्माते हुए सुमित के कंधे पर झुक गई और अपने हाथ उसके चारों ओर रख दिए। मुझे भी आपके साथ घुल मिल जाना है राम जी, लेकिन उसका भी समय आना चाहिए, है ना? मौनी ने कहा। सुमित ने मौनी को और भी अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारा वो समय कब आएगा? सुमित ने धीरे से कहा, इतने दिन सब्र किया है, कुछ और दिन सब्र कीजिए। शायद तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझे हमारी कष्टी पूर्ति तक इंतजार करवाओगी। मौनी बोली, इतनी दूर नहीं है, छोड़िए। तो कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर है। हाँ, और कितना तरपाओगी मुझे? भावनाओं पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। यह कहते हुए मौनी की कमर को कसकर पकड़ लिया। अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे भी मुश्किल होगी। सुमित ने उसके गर्दन पर जोर से काटा और कहा, मुश्किल कह रही हो? थोड़ा ध्यान तो दे सकती हो। उफ, मत काटिए राम जी। सुमित बोला, आगे आगे देखती जाओ। इतने दिन मुझसे इंतजार करवाया है, तुम्हें तारे नहीं दिखाए तो कहना। मौनी बोली, आप पहले से ही मुझे इतना मत डराइए।
सुमित बोला, ये सब नाटक नहीं चलेगा। मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, तुम ही मुझे डराने की स्थिति में आ गई हो। ऐसा कुछ नहीं है राम जी। सुमित बोला, ऐसा ही है मौनी जी। ठीक है, पहले मुझे छोड़िए। कल सुबह आंटी ने कहा था कि मंदिर जाना है, सुबह जल्दी उठना है। मौनी ने कहा, ठीक है जाओ। सुमित ने मौनी को छोड़ दिया। फिर मौनी जाकर फ्रेश होकर नाइट ड्रेस पहनकर सो गई। मौनी के आने के बाद सुमित भी फ्रेश होकर थोड़ी देर ऑफिस का काम देखकर सो गया। सुबह उठकर मौनी ने पूजा घर साफ किया, दिया जलाया और फिर अपना सारा काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई। सुमित तब तक अपना जिम खत्म करके आ चुका था और तैयार हो रहा था। तैयार हो गए, उसने मौनी से पूछा, हाँ राम बाबू, बस मैं दूसरी साड़ी बदल लेती हूँ। मौनी ने कहा और चली गई। मौनी हरी और गुलाबी रंग की कांजीवरम साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो गई। मैं भी तैयार हूँ राम बाबू, अब चले। मौनी को उस साड़ी में देखकर सुमित का मन एक पल के लिए भटक गया, लेकिन यह सोचकर कि उन्हें मंदिर जाना है, उसने खुद को संभाला और चलो कहकर कार के पास चला गया। मौनी आई और कार में सुमित के बगल में बैठ गई और पूछा, क्या बात है राम बाबू, बताइए तो मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। सुमित बोला, ये सब मंदिर जाते समय नहीं पूछते, इसके लिए और समय होता है। कौन सा समय? अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। यह कहकर सुमित ने 20 मिनट बाद कार मंदिर के पास रोक दी। वहाँ पहले से ही श्रीकांत जी, मानसा और लोहित आकर उनका इंतजार कर रहे थे। मौनी और सुमित उनके पास गए और सब मिलकर मंदिर के अंदर चले गए। भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और थोड़ी देर बैठकर फिर घर के लिए रवाना हुए। सुमित ने मौनी को मानसा जी के घर छोड़ा और कहा कि वह शाम को आकर उसे ले जाएगा। अरे अंदर तो आओ, नाश्ता करके जाओ। मानसा ने सुमित को बुलाया। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है कहकर सुमित चला गया। वह ऑफिस में खा लेगा, तुम आ जाओ बेटी। श्रीकांत जी ने मौनी से कहा, हाँ चलिए। मौनी उनके साथ घर के अंदर चली गई। उनके घर से भी बहुत बड़ा घर देखकर मौनी ने कहा, बहुत सुंदर है आंटी। हाँ, हम तुमसे भी यही रहने के लिए कहते, पर वो हमारी बात नहीं सुनता। मानसा जी ने कहा। मौनी बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मानसा जी ने बहू को पूरा घर घुमाया और आखिर में सुमित का कमरा दिखाते हुए कहा, यह है तुम्हारा कमरा, तुम्हारे पति का कमरा। जाओ देखो, मैं नीचे हूँ कहकर मानसा जी नीचे चली गई और श्रीकांत जी और लोहित भी ऑफिस के लिए निकल गए। जी आंटी कहकर मौनी उस कमरे में गई और चारों तरफ देखने लगी। वहाँ सुमित के बचपन से लेकर अब तक की कुछ तस्वीरें टंगी हुई थी। उन सबको देखते हुए वह एक छोटी सी टेबल के पास रुकी। वहाँ रखी एक किताब उसे रंगीन दिखाई दी, तो उसने उसे उठाया, खोला और देखने लगी। उसमें मौनी के कॉलेज के दिनों में सुमित द्वारा लिखे गए पत्र भी थे। उसमें से एक पत्र वह था जो सुमित ने उस दिन लिखा था और मौनी ने उसे मिलने के लिए कहा था। उस पत्र को हाथ में लेकर मौनी उस दिन की यादों में खो गई। कॉलेज के दिनों में मौनी को वह पत्र 2-3 बार मिला था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। बाद में जब उसने पत्र के लफ्ज़ों को गहराई से समझा, तो वह अपने आप में शर्माती हुई सोचती थी कि यह मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे बारे में इतनी सुंदर कविताएं लिखते हैं। सही समय पर सुमित से मिलने का फैसला करने से पहले ही उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो गया था। अब वह उन पत्रों को बार बार पढ़ती, धीरे धीरे मुस्कुराती। तुम्हारे भेजे फूलों की खुशबू मेरे बालों में चमेली बनकर छा गई। तुम्हारी लिखावट माथे पर कस्तूरी की तरह चमक रही है। तुम्हारे पत्रों की माला मेरे गले का हार बन गई। तुम्हारी लिखावट ने मेरी किस्मत बदल दी। तुम्हारे लिखे इस पत्र ने मेरे मन को सुंदरता दी है। तुम्हारे किए इस हस्ताक्षर ने हमारी मोहब्बत को हल्दी कुमकुम की निशानी दी है। वह अपने मन में खुशी से गा रही थी। फिर ना जाने क्यों उसे सुमित से बात करने की इच्छा हुई और उसने तुरंत सुमित को फ़ोन किया। सुमित ने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ मौनी, क्या कर रहे हो? अभी काम शुरू किया है? ओह कुछ नहीं, बस ऐसे ही किया राम बाबू, बस इतनी सी बात। क्या हुआ बताओ? सुमित ने धीमी आवाज़ में कहा। कुछ नहीं, बस मैं अभी तुम्हारे कमरे में ही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे सारे पत्र पढ़ रही हूँ।
हाँ हाँ, वो याद आ गए। तो क्या? हाँ, तब कितने अच्छे लिखते थे और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ फिर भी मेरी तारीफ नहीं करते। मौनी ने शिकायत भरे स्वर में कहा। हाँ हाँ, बताऊंगा जाने मन, कब पता है? सुमित ने आवाज़ बदलकर बहुत रोमांटिक अंदाज में कहा। हाँ, कब राम बाबू? मौनी ने भी धीरे से कहा। जब हम दोनों अकेले होंगे, तब मेरे होठ तुम्हारे हर अंग को छुएंगे, तब हमारे शरीर अलग नहीं बल्कि एक हो जाएंगे और मेरे दिए हुए मीठे निशानों को तुम मना करते हुए भी अपने मुंह से मेरा नाम पुकारोगे, तब निश्चित रूप से बताऊंगा तुम्हें पूरी तरह से। अपनी आंखों में देखने के बाद तुम्हारी सुंदरता का और भी वर्णन करूंगा कि कैसी हो तुम मौनी, सुमित ने धीमी भारी आवाज में कहा। सुमित की बातों से मौनी का चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। सुमित ने जो कुछ भी कहा उससे अभी से ही उसके शरीर में हलचल मच गई थी। ओए मौनी, सुमित ने प्यार से पुकारा। हाँ हाँ राम बाबू, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे बताओ, कब दोगी मुझे वो समय? मैं उस वक्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज मुझ पर थोड़ी दया करो, सुमित ने विनती करते हुए कहा। राम बाबू, मैंने आपके काम में खलल डाला, अब आप अपना काम कीजिए, बाय। यह कहकर फोन काट दिया और बिस्तर पर लेट गई, अपने तेजी से धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश करते हुए। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। सुमित की बातों से उसका गला सूख रहा था तो वह तुरंत उठी और कमरे से नीचे जाकर एक गिलास पानी पिया। मौनी, देखा तुम्हारा कमरा? मानसा जी ने पूछा। हाँ आंटी, देखा। इधर आओ, ये देखो तुम्हारे पति की बचपन की तस्वीरें, देखो इन्हें, कहकर अपनी बहू को सोफे पर बैठाया और सारी एल्बम मौनी के सामने रख दी। मानसा जी ने सुमित के बचपन से लेकर अब तक के सभी मौकों की और लोहित की परिवार की तस्वीरें देखकर सुमित की एक बचपन की तस्वीर अपने मोबाइल में खींच ली। हमें भी ऐसा ही बच्चा चाहिए राम बाबू, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, अपने मन में सोचकर वह हंसी। क्या मौनी, मेरी बेटी को देखकर हंस रही हो? मानसा जी ने कहा। हाँ आंटी, वह इस फोटो में बहुत प्यारे लग रहे हैं, मौनी ने कहा। हाँ, बचपन में बहुत मोटा था तुम्हारा पति, उसे गोद में उठा उठा कर मेरे हाथ दुख जाते थे। तुम्हें भी ऐसा ही गोल मटोल बच्चा हो मौनी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।